नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज दूसरे दिन वंदे मातरम के साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सभी सांसदों सहित राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 में लोकसभा की 5 सीटों के लिए अभी से कसरत करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला और मंडल की कार्य समिति भी आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर कई बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति होने के बाद 10 से 20 जून तक जिलों में कार्य समितियां होंगी। 20 से 30 जून तक प्रदेश में 252 मंडलों की कार्य समिति होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं और 5 सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। बीजेपी ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं इस बैठक पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि चुनाव जीतने पर। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे जनता को कोई राहत पहुंचे, यानी कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ध्यान नहीं दे रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई रोड मैप तैयार हुआ है, कोई यहाँ पर कार्यक्रम तय हुआ है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आने वाला चुनाव, अब चूंकि हमारे प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो गए, अब आने वाले समय में अब 2024 के लोकसभा चुनाव के ही दृष्टिगत जो बूथों की रचना है वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा काम चल रहा है। उस काम को प्रदेश ने अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को लेने काम किया, इसलिए 15 जून तक के जो टारगेटेड काम है उन टारगेटेड काम को हम करने जा रहे हैं। योजना रचना उसी अनुसार हो रही है कि संसद के और लोकसभा के चुनाव की योजना और अच्छे से हो, कार्यकर्ता ताकत के साथ लड़े और जुटे और शक्तिशाली बन करके अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा सभी कार्यकर्ताओं को मिले, यही एक योजना है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो चंपावत के अंदर हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, न भूतो न भविष्यति, उसका पीछे अगर कोई कारण है तो हमारा संगठन है, मजबूत संगठन है। जब सरकार में कि 17 दिन में चुनाव में था, सरकार हमारे संगठन के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी जो जिम्मेदारी थी, चाहे विधायक थे चाहे मंत्री थे, जिसको जिस मंडल में लगाया गया, जिस बूथ में लगाया, वहाँ तक हमने काम किया और उसका परिणाम हुआ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हुई है। और अब आगामी 2024 को फोकस करके सारे कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं और जो मार्गदर्शन यहाँ पर नेतृत्व का मिलेगा उस मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन सभी पर चर्चा हुई है विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव वो पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस बार से। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने CDS परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको भी हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत बधाई दी। भाजपा की कार्य समिति की बैठक चल रही है लगातार। विधानसभा चुनाव जीत के बाद अब वो 2024 की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कर रही है 2024? देखिए, भाजपा केवल चुनाव जीतने के लिए भी मंथन करेगी कि प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए भी मंथन करेगी। आप देखिए, प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का इस तरफ भी कोई ध्यान है, लोगों को कैसे राहत दी जाए। आते ही सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, उसमें कोई चिंतन नहीं किया। तो केवल चुनाव के लिए चिंतन भाजपा करती है। चुनाव कैसे जीतें, उनका केवल साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने में है, चाहे वो जनता की आंख में धूल झोंक के चुनाव जीतें या
जनता को बेवकूफ़ बना के चुनाव जीता। उनका केवल एक काम यही काम होता है, बाकी ऐसा कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया जिससे हम कह सकें जनता को कोई राहत मिलती हो या जनता के सामने बेरोजगार की, पलायन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की इन समस्याओं में कोई निदान करें या उसको कुछ समाधान निकालें। इस ओर सरकार का ध्यान या पार्टी का ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरे दिन वंदे मातरम के साथ ही प्रदेश कार्य समिति का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सभी सांसदों सहित राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 में लोकसभा की 5 सीटों के लिए अभी से कसरत जो है शुरू कर दी है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला और मंडल की कार्य समिति भी आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर कई बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति होने के बाद 10 से 20 जून तक जिलों में कार्य समितियां होंगी। 20 से 30 जून तक प्रदेश में 252 मंडलों की कार्य समिति होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 5 सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने कसरत शुरू कर दी है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हरीश मैखुरी जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तमाम मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, 2024 की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहले प्रदेश की समस्याओं पर तो ध्यान दे लीजिए, उसके बाद रैलियां आयोजित कर लेना, 2024 की तैयारियां कर लेना। सतत काम करती रहती है। जिस प्रकार से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता की सेवा में तल्लीन रही, सेवा में लगी रही, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान से गायब थी, सड़कों से गायब थी और पूरी तरह से आइसोलेशन की स्थिति में थी। और जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जिस प्रकार से हमने जनता की सेवा करी और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमने अपनी योजनाओं को, विकास कार्यों को जनता तक डिलीवर करने का काम किया। हमने डबल इंजन की जो विकास कार्य थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उत्तराखंड के विकास का काम किया और उत्तराखंड की आर्थिकी को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया। तो हमने पिछले संकल्प पत्र के तमाम वायदों को पूरा किया। हमने अभी जो 2022 के जो चुनाव थे, 2022 के चुनाव में हम माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 47 सीटों के एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में स्थापित हुई। और उस दौरान हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने दृष्टि पत्र में जितने जनता के साथ वायदे किए, उन सभी वायदों को भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः पूर्ण करेगी और उनके ऊपर हमने काम करना आरंभ कर दिया है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हम जैसे ही सत्ता संभालेंगे, हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पहले ही कैबिनेट में लेकर आएंगे और हमने उस अपने वायदे को अक्षरशः उसका पालन किया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट था हम अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में लेकर आए और उसके पश्चात जो आंदोलनकारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का हमने जो वायदा किया था, ये सभी वायदे हमारे दृष्टि पत्र के भी वायदे हैं। आंदोलनकारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का हमने वायदा किया था, उसका हमने अनुपालन किया, उसको पूर्ण करने का हमने काम किया। वृद्धावस्था पेंशन जो पहले
परिवार के एक ही व्यक्ति पति को या गिना रहे पत्नी हैं को सर। अब ये धरातल पर लोगों तक कितनी पहुंची है ये पता नहीं है ना। आप थोड़ी ना बताएंगे कि धरातल पर लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची है। और सवाल ये है कि क्या 2024 की तैयारियां अभी से करना आप लोगों को मैंडेटरी लग रहा है कि 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों आपकी झोली में जाए, इसके लिए हमें 24 घंटे और हर दिन चुनावी मोड अपना ऑन रखना होगा? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान से लेके विधायक से लेके ग्राम पंचायत से लेके नगर निगम से लेके और लोकसभा तक का, हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ हम लोग लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ आप मुझे ये बताएं कि अभी अभी चंपावत का उपचुनाव खत्म हुआ है। संजीव जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मुझे बाकी दोनों मेहमानों का भी रिएक्शन लेना है। अभी अभी चंपावत का उपचुनाव खत्म हुआ है। अब जैसी जानकारी मिल रही है कि अगले 15 दिन में आप लोग कई बड़ी रैलियां आयोजित करने वाले हैं। सर पैसा लगता है कि नहीं लगता है इन चीजों में? आप ये भी तो बताएं, ये पैसा जो आप अपनी रैलियों पर खर्च करते हैं वो आप प्रदेश की जनता के विकास पर भी खर्च कर सकते हैं। मैं आपका रिएक्शन लूंगी, बाकी दोनों मेहमानों की एक एक प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। संजीव जी 2 मिनट का वक्त दें। संजीव जी फिर देखिए अन्य मेहमान भी गुस्सा हो जाएंगे सर कि चर्चा शुरू हो गई है, अभी तक हमने उनका रुख भी नहीं किया। मथुरा दत्त जोशी जी, ये लोकसभा का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगा लें। ऐसे में अभी से तैयारी कर रहे हैं, हर राज्य में जहां जहां बीजेपी है वहां पर 2024 की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी पल्लवी जी अपनी तरीके से एक्टिव है। हमारा काम करने का तरीका अलग है और भाजपा का काम करने का तरीका अलग है। हम लोग तो चंपावत के चुनाव से निपटते ही हमने सबसे पहले एक 2 दिवसीय कार्यशाला हमने यहाँ पर शुरू की, जो उदयपुर मंथन शिविर में हमारे जो विषय थे जिन पर चर्चा हुई थी उन पर राज्य स्तर पर चर्चा करने के लिए हमने उस पर चर्चा शुरू की 2 दिवसीय। और आज फिर हमारा जिला स्तर पर 11 तारीख से 14 तारीख तक के हमने कार्यक्रम दिए हैं और उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, गोष्ठियां करेंगे। एक दिन का कार्यक्रम पूरे जनपदों में होगा। और दूसरा, महंगाई के खिलाफ हमारा कार्यक्रम चलेगा। अभी बिजली के दाम पुनः सरकार बढ़ाने जा रही है, उसके खिलाफ भी हम एक बृहद आंदोलन चलाने वाले हैं। तो हमारा अपना तरीका काम करने का भाजपा को तो केवल 24 घंटे चुनाव दिखाई देता है। जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, उनको राज्य में हो रहे पलायन के ऊपर कोई चिंता नहीं है। कहीं भी कोई प्रस्ताव इनका कोई ऐसा आया है इनकी मीटिंगों में, ये उसमें भी चर्चा करते तो अच्छा रहता। प्रदेश की बेरोजगारी पर चर्चा करते, प्रदेश की बिगड़ती हुई खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते तो अच्छा होता, प्रदेश की स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते तो अच्छा संजीव रहता। जी कितनी सारी योजनाएं बता गए कि हमने देखिए अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था और हमने ये पूरा कर दिया। इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जो घोषणाएं अभी संजीव जी कर रहे थे क्या वाकई में वो लोगों के बीच तक पहुंची हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उत्तराखंड का महासंग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही 2024 के चुनावों की तैयारी के बारे में। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी का रुख कर लेते हैं। बताइए सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया कि अभी संजीव जी एक एक करके कई योजनाएं गिना रहे थे कि हमने देखिए इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है, इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है और संकल्प पत्र पर क्या एक एक करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? देखिए ये वो काम कर रहे हैं जो काम राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है जी। अब इन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड लाएंगे। हाँ। क्या राज्य संविधान के अनुसार जो संविधान हमारा आपको अधिकार देता है, क्या ये कॉमन सिविल कोड राज्य में लागू कर सकते हैं, अलग कानून बना सकते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है, ये आज के दृष्टि पत्र में ये कह रहे हैं
मैं इनको याद दिला दूं, 2017 के दृष्टि पत्र पे जितने वायदे किए थे बता दें उनमें से कितने वायदे पूरे किए। इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था। आ रही हूँ संजीव जी, आ रही हूँ। एक मिनट जरा सुन लीजिए संजीव जी, जरा सुन लो पहले सवाल सुन लो फिर जवाब देंगे। जो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, वो लोकायुक्त तो आज तक नहीं आया। आज तक अरे जरा शांत रहिए, जरा सुन लीजिए, बोलोगे मैंने आपको बहुत शांति से सुना, मैंने आपको परेशान नहीं किया मैंने, फिर मैं भी परेशान करूंगा। तो वो काम आप करिए जो काम आपने वायदे किए हैं, और आपका नैतिक दायित्व है, जितने भी आपने दृष्टि पत्र में घोषणाएं की हैं उनको आपने पूरा करना चाहिए। लेकिन 2017 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए आपने कितने काम किए। आपने लैपटॉप बांटने की बात की थी, वो लैपटॉप नहीं बटे। आपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे कहा था, वो नहीं किया। आपने कहा सस्ती बिजली देंगे, वो आज तक आपने नहीं दी। काम ही कौन सा आपने किया? ठीक है आप इवेंट मैनेजर हैं, आप कर दीजिए, आप रोज कहते रहिए कुछ भी, लेकिन आज भी 2022 का जो घोषणा पत्र है, इनका जो दृष्टि पत्र है, उसमें से एक भी वायदा नहीं किया। जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अर्थव्यवस्था पे चर्चा करें। प्रदेश में 85,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, आर्थिक दिवालियेपन की ओर प्रदेश जा रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप बताइए, 4 धाम यात्रा की बात ये कर रहे थे, 4 धाम यात्रा में प्रधानमंत्री के कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ा कि बिजली गुल थी, केदारनाथ की बिजली गुल थी, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा। ये कहेंगे हम सफलतम 4 धाम यात्रा कर रहे, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस तरफ कहीं ध्यान सरकार का नहीं है। कहाँ आप काम कर रहे हैं? ठीक है, आप अपने मुंह अपने पीठ थपथपा लीजिए, ठीक है, हमको रिजेक्ट किया, अच्छी बात है, जनता जो चाहे वो करे। जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार करना होता है, सहर्ष से स्वीकार करना होता है। हमने विपक्ष पे हमने जनता के निर्णय को स्वागत किया, ठीक है, जनता को हम अपनी बातें नहीं समझा पाए, जिस तरीके से हमने वायदे किए थे हम उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। इन आपका 1000 का सिलेंडर उत्तराखंड की जनता को या देश की जनता को पसंद है, हमारा 500 का सिलेंडर जनता को पसंद नहीं था। आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, हमने जनता से वायदा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उत्तराखंड में डिबेट हो रही, उत्तराखंड की बात करिए, छत्तीसगढ़ फिर जाएंगे, जब छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के मसले पर हैं हम सर, उसी पर चर्चा करेंगे। अब इधर उधर किसी और राज्य में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं 5 सीटों के लिए, तो हम यहीं पर रहेंगे। और मथुरा जी, मैं आपकी पूरी बात सुन एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हरीश माखुरी जी, आपका रुख करेंगे सर। क्या आपको भी ये जरूरी लगता है कि 2024 की तैयारियां अभी से भारतीय जनता पार्टी को शुरू कर देनी चाहिए? क्या ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, जितने भी राजनीतिक दल इस समय सक्रिय हैं, क्या वो अभी से जब शुरुआत करेंगे तब जाकर 2024 में उनकी नैया पार लग पाएगी? हरीश जी। पल्लवी जी, ऐसा है कि हमारा देश जो है वो करीब पूरे साल 12 महीने चुनावी मोड में रहता है। कभी पंचायत चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी राज्यसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एमएलसी के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव। तो इसीलिए शायद मोदी जी जो है एक देश एक चुनाव की भी बात तो उन्होंने एक बात छेड़ी थी, अब पता नहीं क्या हुआ उसमें। लेकिन जब चुनाव वो होना ही है तो उसकी तैयारियां भी 24 घंटे चलती ही रहती है। सब तैयारियां ही चलती हैं, जो जितनी योजनाएं आती हैं, जितनी स्कीम आती हैं जन कल्याण की, उनके पीछे कहीं ना कहीं चुनावी मतलब लाभ लेना भी होता है राजनीतिक दलों का। ऐसा नहीं है कि शुद्ध वो सन्यासी बन के बैठे हों, बड़े विकास के काम कर रहे हों। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है अपनी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और मतलब अब तो खैर प्रधानमंत्री कल्याण, प्रधानमंत्री, ये पहले तो नेहरू परिवार के ही 28,000 संस्थान नेहरू परिवार के नाम पे है। नेहरू गांधी योजना, नेहरू जवाहरलाल नेहरू स्कीम, और केंद्रीय विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, तमाम 28,000 ये जो है उसी परिवार के नाम पे चलते थे। वोट ही नेहरू गांधी परिवार के नाम पे मांगे जाते थे। तो ये सब होता ही रहता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि जो माइलेज ना लेती हो अपनी योजनाओं का अपनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक्स्ट्रा चीज ये कर रही है जो हमारे देखने में आ रही है कि वो चुनाव की तैयारियां अब जम के करती है। वो जानते हैं पब्लिक की नब्ज पे कैसे हाथ रखा जाए, तो उसी के लिए अभी से तैयारी है। पब्लिक तक अप्रोच करना,
और उनको वोट के रूप में कन्वर्ट करना, मोटिवेट करना, काउंसिल करना, ये सब उसमें शामिल रहता ही है निश्चित रूप से। सर बात ये है ना कि अब जैसे जो जानकारी मिल रही है कि अगले 15 दिनों में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी बीजेपी की तरफ से। ठीक है, आप रैलियां आयोजित कीजिए, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो किस तरीके से जनसंपर्क बढ़ाए, लेकिन ये पैसा किसका है हरीश जी? ये पैसा जनता का है, और ये जनता के विकास में ज्यादा खर्च होना चाहिए या इस तरह की रैलियों और जनसंपर्क में? नहीं, अगर रैली सरकार कर रही तो वो अलग बात है, तब तो जनता का पैसा खर्च हो रहा है। अगर पार्टी रैली कर रही तो जनता का पैसा कहाँ से हुआ? वो तो पार्टियों को हिसाब देना चाहिए ना, सब पार्टी अकाउंट। ये पार्टियां तो आरटीआई के दायरे में आने को तैयार नहीं है सर, यही तो बड़ी समस्या है। अकाउंटेबिलिटी दें तब ना वो जनता का। अभी तो वो पार्टी वो उसे को अपना ही पैसा समझती है, अपनी खैरात समझती है हर पार्टी, इसीलिए तो मतलब बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं। उसका कोई ना हिसाब देना होता है, ना कुछ देना होता है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना उसका कोई सिर्फ क्रेडिबिलिटी लेती है पॉलिटिकल पार्टियां। तो निश्चित रूप से इसीलिए तो उनको मतलब ये था कि इनका अकाउंट मेंटेन हो, इनका ऑडिट हो, ये सब हो, मांग चल रही है। तो अब देखो क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जनता का पैसा है। शुद्ध रूप से पॉलिटिकल पार्टी जो है, चंदा वगैरह जो भी रहता है इनका, उसका पैसा होता है। ये सीधे जनता का पैसा हम इसको नहीं कहते। चलिए संजीव वर्मा जी जी बताएं सर, आप बीच में भी कुछ बोलना चाह रहे थे मथुरा दत्त जोशी जी जब अपनी बात रख रहे थे। पल्लवी जी देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारी करनी करनी में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से हमने अपने दृष्टि पत्र में जनता के साथ जितने वायदे किए उनको वो एक सवाल कर रहे थे संजीव जी कि पहले आप बताएं कि 2017 वाले वादे कितने पूरे हुए। मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। और उससे पहले मैं मथुरा दत्त जोशी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, उन्होंने अपना समय हमें दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने 2024 में लोकसभा की 5 सीटों के लिए अभी से कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला और मंडल की कार्य समितियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर कई बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति होने के बाद 10 से 20 जून तक जिले में कार्य समितियां होंगी। 20 से 30 जून तक प्रदेश में 252 मंडलों की कार्य समिति भी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है। और अब 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं इस बैठक पर कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि बीजेपी को प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनाव जीतने पर। इससे एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस फिलहाल 2024 की तैयारियां करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि चंपावत का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी कोई खास प्रदर्शन कर नहीं पाई। विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में जरूरी यही है कि कांग्रेस पार्टी अभी से अपनी पार्टी को हर बूथ स्तर पर मजबूत करना शुरू कर दे, तब जाकर 2024 में नैया पार लग पाएगी और ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में नजर नहीं आ रही है। और दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, आप एक रुक करेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। और वो पूछ रहे थे कि 2017 में जो आपका संकल्प पत्र था उसमें से आपने कौन कौन से वादे पूरे किए और जनता तक उसका क्या क्या फायदा पहुंचा, वो जानकारी भी दें। पल्लवी जी देखिए, जो हमारा 2017 का संकल्प पत्र था उसमें हमने 95% अपने वायदे पूरे किए और जनता को उसका लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग धरातल पर हम लोगों ने काम किया है। और चाहे किसान की बात करते हैं तो किसान को गन्ना मूल्य में वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। किसान को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पे देने का काम हमने किया। हमारे जो एनजीओ और महिला एनजीओ हैं उनको 5-5 लाख रुपए तक का लोन देने का काम हमने किया। ये सभी संकल्प पत्र के हमारे वायदे थे। और तो और हमने उन लोगों को
बिल्कुल 0% पे और कम से कम दर पर उनको ऋण भी प्रोवाइड किया। साथ ही 40 से लेके 50% तक की उस सब्सिडी भी देने का काम किया। साथ ही उनके जो बनाए हुए जो उत्पाद है महिला समूहों के द्वारा उनकी यदि कहीं भी खपत हमारी सरकार के विभागों में या अन्य जो एक तरह से जिन पे सरकार का नियंत्रण है, ऐसी जगहों पे अगर उनके उत्पादों का कहीं पे भी खपत की बात रही तो सरकार ने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आप उनसे उत्पाद को खरीदने में देंगे ताकि उनका एक आर्थिक विकास भी हो और उनके उत्पादों की एक अच्छी मार्केटिंग भी हो पाए। ये सब काम इस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए और उत्तराखंड की आर्थिकी को विकास करने के लिए, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये सभी काम किए गए। साथ ही उत्तराखंड जिस प्रकार से पूरी तरह से भगवा में हो गया है और आने वाले समय में और जो भी हल्की फुल्की जो भी कोर कसर है उसको भी हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखिए 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, तीनों राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 47 विधायकों के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में। और अभी जो अगले वर्ष जितने भी हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायतों के, वो सभी हमारा ध्येय ये है कि हम अपने कार्यों के बल पर अब जो हमने विकास कार्य हम जनता तक डिलीवर किया है उसकी अपने विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर हम उन सभी अपने जो लोकल बॉडीज के जितने हमारे चुनाव होने उन सब का मैक्सिमम नंबर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का हम लोग काम करें। साथ ही जो डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है तो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिनका डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकारों ने काम किया, जहां हमने बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राजीव गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के आप प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं और उनका वक्तव्य था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, यानी 85% का पूरा घोटाला और भ्रष्टाचार होता है। माननीय मोदी जी की सरकार ने सबसे पहला जो ये एक बहुत बड़ा घालमेल हुआ करता था, इस घालमेल को समाप्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया और डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया अगर दिल्ली चलता है तो 1 रुपया सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा जो लीकेज थी उस लीकेज को समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया और साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस योजना के चलते विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी तुष्टीकरण का भाव न रखते हुए सबको एक समान जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप आयुष्मान योजना देखिए, अटल आयुष्मान योजना देखिए, उज्ज्वला योजना देखिए, आवास अपना पक्का घर वाली योजना देखिए, शौचालय वाली योजना देखें और जो किसान सम्मान निधि की बात है 6,000 रुपए तक की जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है उसकी बात देखिए। और साथ ही हमारी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जो 6,000 रुपए हमारी किसान सम्मान निधि होती है उसको 8,000 रुपए करने का दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 2,000 रुपए का एक अलग से फंड जनरेट करके किसान की जो 6,000 रुपए अभी तक दी जाती थी उसको 8,000 रुपए करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारी सरकार कि उनकी सरकार ने
उनकी पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो ये 500 रुपए का सिलेंडर देने का जो वादा किया था, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वादा किया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान में आपकी सरकार है, अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। अब एक योजना जो किसी एक राज्य में चल रही है वो जरूरी नहीं है कि बाकी राज्यों में भी कारगर साबित हो जाए। नहीं, आप, मैं तब से आप ही की बात सुन रही हूँ सर। आप मुझे बताएं कि उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं क्या वो अन्य राज्यों में भी चल रही हैं जो बीजेपी शासित है? अगर आपने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने की कोशिश की है या पहल की, अन्य राज्यों ने तो नहीं की सर। ये तो क्या बात हुई? अब छत्तीसगढ़ के सीएम ने यहाँ अगर कोई वादा या दावा कर दिया तो उन्हें अपने राज्य में भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए पल्लवी जी। देखिए वहाँ आप बताएं यूपी में समान नागरिक संहिता कब लागू हो रही है? बताएं पल्लवी जी, वहाँ पर वो कर सकते थे। अच्छा, वहाँ पर वो कर सकते थे, उनके हाथ में पूरे अधिकार है। सबसे पहले उन्हें छत्तीसगढ़ से लागू करना चाहिए था ताकि जनता के बीच में एक विश्वास का भाव जागृत हो कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में करी, राजस्थान में करी, तो हो सकता है ये शायद उत्तराखंड में भी करे। क्योंकि उनकी कथनी और करनी में पूरी तरह से भेद था। वो करना कुछ चाहते नहीं थे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी दूर से दूर तक कहीं भी सत्ता में आ नहीं रही है, तो झूठ बोलने के लिए जो चाहे बोल दो, भ्रम फैलाने के लिए जो चाहे बोल दो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का जो वायदा किया था, उस पर हमने उसको अमली जामा पहनाने का हमने काम आरंभ कर दिया है और इसका जियो भी हो गया है और 3 सिलेंडर देने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और उसकी पहली किस्त 3 सिलेंडर हर 3 या 4 महीने के अंतराल में हम लोग देने जा रहे हैं और पहला जून से हम लोग देने जा रहे हैं जी। चलिए सर। हरीश मैखुरी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, कुछ तो वजह रही होगी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया। उपचुनाव में तो पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई और राज्यसभा की सीटों का भी हमने हश्र देखा हुआ है और अभी भी अगर हम लोकसभा की 5 सीटों के बारे में बात करें तो वो बीजेपी के खाते में है। कुछ तो वजह होगी। कांग्रेस पार्टी के हर एक बात पर किस तरीके से भरोसा किया जाए और उनकी इस दुर्गति के पीछे क्या कारण आप समझ रहे हैं? तो वजह भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो एक तो उन्होंने जो 4 धाम सड़क परियोजना बनाई है वो बड़ी सुंदर परियोजना बनी है, तो उसका लाभ, जो रेलवे का काम चल रहा तेजी से उसका भी इनको लाभ मिला। उसके अलावा हर घर जो नल पहुंचाने का काम किया, तो पहाड़ों में पानी बंठे में दूर से सारना, दूर से लाना एक बड़ी समस्या थी, तो काफी हद तक लोगों की हल हुई है। जो हर घर नल पहुंचाने की, हर घर जल पहुंचाने की इन्होंने वो किया। एक घसियारी योजना कुछ जिलों में चलाई गई तो उसका भी लाभ हुआ। उसके अलावा 400 डॉक्टर जो इन्होंने नियुक्त किया उसका लाभ हुआ। उसके अलावा जो इन्होंने करीब 261 मोटरेबल पुल बनाए उसका भी लाभ हुआ। कुछ 12,000 के आसपास किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी पूरे 5 साल में, तो उसका भी लाभ मिला इनको। कहीं ना कहीं कुछ गांव सड़क से जुड़ गए हैं हमारे, तो इस तरह से। उसके अलावा जो इनकी कुशल चुनावी रणनीति थी उसका भी इनको लाभ मिला। जो पन्ना प्रमुख बनाए गए, हर वोटर तक अप्रोच की गई, तो ये सब मिला जुला लाभ है। मतलब विकास कार्यों का तो है ही है, उसके अलावा जो रणनीति चुनाव लड़ने की है उसका भी इनको लाभ मिला है। और इस मामले में हम देखें तो जो चुनावी रणनीति की कांग्रेस पिछले 5 साल पूरे चुनाव में नहीं थी, मतलब सत्ता में नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन चुनावी रणनीति के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रही है भारतीय जनता पार्टी से, और उस तरह का जो सुदृढ़ संगठन चुनावी रणनीति के लिए बन सकता है वो उनका हो नहीं पाया। अब जो भी कारण रहे हो, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस बड़ी अनुभवी पार्टी है, लेकिन वो उनका हो नहीं पाया, मतलब चुनाव में वो पकड़ बना नहीं पाए जनता पर, तो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं इसी कारण। अभी वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति है सर? वो दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की क्या कहानी समझ आ रही है? देखिए, राजनीतिक दल हैं तो कहीं ना कहीं जितने व्यक्ति होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनके वर्चस्व की लड़ाई हर दल में होती है। कुछ दलों की बाहर आ जाती है, कुछ दलों की नहीं आ पाती है। कांग्रेस में तो वैसे तो ये करीब करीब ये समझ लीजिए कि ऊपर इनका सुप्रीमो 7 साल से करीब करीब एक ही परिवार है, लेकिन नीचे इनके जो दल हैं, जो मतलब लीडर हैं, वो बड़े वर्चस्व वाले बड़े नेता हैं, धाड़ नेता हैं।
तो इस कारण गुटबाजी थोड़ा सा सतह पर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के नाम पे जो ऊपर से फरमान जारी हो गया वो नीचे तक चलता है, क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए गुटबाजी बाहर दिखती नहीं है। गुटबाजी कहीं ना कहीं मतलब अपने बच्चों तक की लड़ाई भी होती ही रहती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो कौन सा उनका मुख्यमंत्री का लालच कम हो गया होगा, कहीं ना कहीं वो भी अपने रहे होंगे, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी रहे होंगे, आगे राज्यसभा की दौड़ में भी रहे होंगे, लेकिन पिछड़ गए तो गुस्सा उनका सड़क पे दिखता नहीं है, ये अनुशासन है। तो कांग्रेस में इस तरह का नहीं है, वो बाहर भी आ जाता है, टूटा हुआ दिखता है। आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी, तंत्र, शासन, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल बात यह है कि जो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई है वो हर पार्टी में अपने अंदरूनी स्तर पर होती ही होती है, कभी कभी वो बाहर भी आ जाती है। तो मुख्यमंत्री की लड़ाई भी उत्तराखंड में सारे ही नेता हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो, तो 2-3 धड़े तो सही थे जो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी तरह से बीजेपी में भी 2-3 धड़े थे जो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के लिए संघर्ष में थे। वहाँ ये है कि जिसको ऊपर से ओके हो गया सब उसी को मान लेते हैं ये। तो भविष्य में आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक हो पाएगी, या फिर इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप आला कमान बदलिए, आपको एक स्थायी रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ेगी? नहीं, मैं थोड़ा सा कांग्रेस, पता नहीं क्या देवभूमि पे इनकी पकड़ मुझे ढीली लग रही है। मैं अभी अखबार में एक बयान देख रहा था, पता नहीं किस तरह का अखबार भी आजकल बयान छाप लेते हैं, क्योंकि एक जो महिला निर्मला थोड़ी चुनाव लड़ी थी तो उसका एक बयान अखबार में आया था उस समय कि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी, मैं अकेला लड़ रही थी। दूसरे दिन उनका फिर बयान आया कि अखबार ने तोड़ मरोड़ के मेरी बात को कहा और उन्होंने कहा कि हम उस अखबार पर जो है केस भी करेंगे कि मैंने कब कहा ऐसा की। तो इसलिए अखबार की खबरों की अब विश्वसनीयता इस तरह की आ गई है। एक अखबार में कांग्रेस की खबरें देख रहा था कि अगर यहाँ पे मतलब मस्जिद और मजार का मुद्दा उठेगा तो मंदिरों की भी हम जांच कराएंगे। तो इससे क्या पता लगता है, तो देवभूमि है भाई, यहाँ पे तो आपको कम से कम देवभूमि की चीजों का विरोध करना चाहिए। तो अगर अखबार में कभी खबर सही है तो कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस की पकड़ ढीली होती हुई दिखती है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा इस तरह के बयान से देवभूमि में। तो ऐसे बयान आने नहीं चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो, किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ मैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी मतलब उसका बयान देख रहा था मैं, क्या बोलते हैं, RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का, कि अब हमने जो है वो ज्ञानवापी मस्जिदों ये तो अब हमने मस्जिदों में शिवलिंग खोजना बंद कर दिया है। तो आज तक तो ये यही कह रहे थे हम जो है मतलब राम मंदिर तो झांकी है, मत्ता काफी बाकी है, इस तरह से कहते थे। अब बयान पलट गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पार्टियों में के दृष्टिकोण में आ रही परिवर्तन को दिखाती हैं। अब उसका कितना पॉलिटिकल माइलेज इनको मिलता है, कितना नहीं मिलता है, कितना लोगों का विश्वास कम होता है या कितना बढ़ता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से गुणा भाग करती रहती हैं। तो उसका ही लाभ पार्टियों को अंततोगत्वा मिलता है। तो कुल मिला के जनता की भावनाओं पे, जनता की दृष्टिकोण पे नब्ज जिस पार्टी की होगी उसको लाभ मिलेगा, जिसकी नहीं होगी उसको हानि होगी। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, अभी आम आदमी पार्टी कहीं से भी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़ी हुई है। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे सक्रिय होना शुरू हो जाएगी क्या? फिर यही बात आती है कि आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है और आपके इशारों पर काम चलता है, बस कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। देखिए जी, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने सिरे से नकारने का काम किया। इस प्रकार से उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 70 सीटों में से 68 सीटों पर उनके जितने भी प्रत्याशी थे, कोई 500 के अंदर सिमट गया, कोई 1000 के अंदर सिमट गया, कोई 300 के अंदर सिमट गया। यानी कि सिरे से उत्तराखंड की जनता ने उनको नकारने का काम किया। ना के पास कोई विजन था, ना कोई रोड मैप था
वो केवल और केवल यहाँ पर एक झूठे वायदों को लेकर एक झूठी गारंटियां बांटने आए थे। न उनके पास कोई संगठन नाम की चीज थी। एक पेड वर्कर्स जो थे वो उसके लिए काम कर रहे थे, झूठी गारंटियां बांटने का काम कर रहे थे। लोगों को 300 यूनिट बिजली के गारंटी कार्ड बांट रहे थे और एक अलग का जो हम बोले हैं कि स्टेट वर्कर्स का एक ग्रुप ऐसा था इस तरह से इतना जबरदस्त छलपूर्ण उन लोगों का जो व्यवहार है जनता के साथ, बहुत सी भोली भाली जनता उनके छल में और उनके उसमें ट्रैप हो जाती है। लेकिन अधिसंख्यक जनता उनकी जो एक कार्य प्रणाली है और जिस तरह से वो इस जनता को गुमराह करने का उनका एक तरीका बन गया है, उससे धीरे धीरे करके वो लोग वाकिफ हो गए हैं। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की जनता उनको कहीं से कहीं तक भी स्वीकार करने वाली नहीं है। और दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपकी थी, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ उत्तराखंड में हो चाहे कहीं पे भी हो, आम आदमी पार्टी यदि बीजेपी की है, यदि बी टीम के रूप में किसी के लिए काम कर रही है तो कांग्रेस के लिए जरूर कर रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं। अभी साथ ही अभी आपने कहा आवाज मुझे मिल रही है संजीव जी। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। पल्लवी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगले 15 दिनों तक हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, जो हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो पूरी तरह से उसने जितने काम किए हैं, धरातल पे काम किए हैं, हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो काम हमने डिलीवर किए हैं जनता के बीच, जिसका जनता लाभ ले रही है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जहां तक जैसे माना कि 100 लोगों तक वो लाभ पहुंचना चाहिए था और वो लाभ यदि 80 लोगों तक पहुंचा है और 20 लोग उससे अभी तक मतलब अछूते रहे, तो वो लाभ उन 20 लोगों तक भी पहुंचे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन, तमाम कार्यकर्ता बड़ी शिद्दत के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचेंगे, उनको ये बताने का काम करेंगे केंद्र सरकार जन जन के साथ है और राज्य सरकार आपके साथ है। आपकी भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपका जो ये विश्वास है वो आने वाले समय में भी कायम रहे और भारतीय जनता पार्टी के को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आने वाले जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी आप भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ जिताने का काम करें, ताकि आपकी जितनी अभी वर्तमान में जितनी योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार की योजना है, वो अनवरत आने वाले लंबे समय तक जारी रहे और उनका लाभ जन जन तक हम लोग पहुंचा पाए। ये जो लगातार प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं सर, इन बैठकों में किस तरह की चर्चा हो रही है? सिर्फ चुनावी रिलेटेड ये चर्चा है या जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि नहीं, हम योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो योजनाएं हम लोगों तक पहुंचाएं, तो विभागीय अधिकारी तो बैठक में मौजूद ही नहीं है ना सर। इसमें तो बस बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, संगठन के जो भी सदस्य हैं वो मौजूद हैं। तो योजनाओं पर अगर आप आपस में चर्चा कर भी रहे हैं तो विभाग के अधिकारियों को तो आपको सम्मिलित करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो योजनाएं जन जन तक पहुंचेंगी और सही रूप से कार्यान्वयन उनका हो पाएगा। पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी धामी 2 के रूप में, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार जी व प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान मदन कौशिक जी, एक जितने हमारे
वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जी। उन सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में मिले और उन्होंने उसको अपना दृष्टि पत्र सौंपा कि हमने जो अभी 2022 का चुनाव जीता है उसमें हमने जनता के साथ ये वायदे किए हैं और इन वायदों को अब आपने पूर्ण करना है। तो और कितनी जल्दी से जल्दी आप इन सब वायदों को पूरा करेंगे, कितनी और एक टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि हम जनता को जो हमने वायदे किए जनता को हम बता सकें कि हमने आपसे अमुक अमुक वायदे किए थे और अमुक अमुक वायदे पूर्ण हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि आप जब जो जो वायदे पूरे करते रहें संगठन को भी उससे अवगत कराते रहें, ताकि हम जनता को भी संगठन के माध्यम से उसको अपडेट करते रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, हमारी कथनी करनी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। हम जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो हमारी केंद्र की हमारी नीतियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वेदर रोड आज 80 से 85% उसमें काम पूरा हो गया है। मैंने अभी एक बात का उल्लेख किया था कि चारधाम मार्ग पर यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाला 28 किलोमीटर का एक बहुत संकरा बैंड पड़ता है जी। उससे जहां पर लगातार एक्सीडेंट के संभावनाएं बनी रहती हैं और चारधाम यात्रियों को बिल्कुल उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो और सरल हो और वो लोग जैसे एक खुशी यात्रा पे आए वैसी खुशी यात्रा संपन्न करने पर और भगवान का आशीर्वाद लेके अपने परिवारों तक सकुशल पहुंचे। उसके लिए सरकार ने 5.5 किलोमीटर की एक बड़ी टनल बनाने का काम किया है और जिसमें अभी 3.2 किलोमीटर टनल बनके तैयार हो गई है और अगले 12-13 महीने के अंदर वो पूरी टनल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ हमारी यात्रा का जो मार्ग है वो एक दूरी भी कम होगी, यात्रा सुगम होगी, सरल होगी और सुरक्षित होगी। तो सरकार हर लिहाज से उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चलिए सर, हम तो खुद ही ये उम्मीद करते हैं कि आप मैराथन बैठकों का दौर चला रहे हैं तो उन बैठकों में जनता की बात ज्यादा हो, पार्टी के विकास की या फिर चुनाव जीतने पर जो रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं उसे दूसरे नंबर पर रखें। प्रदेश के विकास, प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर आपका फोकस ज्यादा हो। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।